प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह दोतात्रा जी, आपके ऊर्जा मंत्री भवानी भाटी जी, हमारे वरिष्ठ साथी राज्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप गढ़वाल जी, अध्यक्ष इंटक के राजस्थान के जगदीश श्रीमाली जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऊर्जा भार्गव सावंत जी, अध्यक्ष प्रांतीय विद्युत मंडल मजदूर फेडरेशन इंटक के बलराम मीणा जी, आदरणीय रमेश कुमार व्यास जी, मुख्य संरक्षक दामोदर स्वामी जी, महामंत्री आशुतोष जी, सीएमडी अक्षय ऊर्जा आर के शर्मा जी, सीएमडी उत्पादन निगम, आनंद कुमावत जी, एमडी जयपुर, ए के गुप्ता जी, ऊर्जा सलाहकार और विद्युत विभाग के उपस्थित तमाम हमारे कर्मचारी भाई और बहनों, मुझे बहुत पसंद था कि लंबे अरसे बाद में फिर मैदान में आने का सौभाग्य मिला। अभी कहा गया मेरे पूर्व वक्ताओं ने कि 98 में आए थे, उसके बाद में इंटर की मीटिंग में गया हूँ जोधपुर में, उदयपुर में, और 98 के बाद में आज ही बुलाया गया, बीच में नहीं बुलाया गया था। इसलिए आप वोट नहीं दे सकते हो कि साहब आप 98 के बाद में आप आए हो। आपने बुलाया, जब बुलाया तो मैं आ गया। पर इंटक में जो है जगदीश श्रीमाली है, रेड्डी साहब हैं, लगातार जब कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो मैं प्रयास करता हूँ, मैं छोड़ता नहीं, क्योंकि जब से मैंने एनएसयू में था मैं, तब से इंटक से मेरा संबंध रहा है। चाहे वो दामोदर मौर्य हो, आपके कोई जमाने की सुना होगा आप लोगों ने, नई पीढ़ी बैठी नहीं जानती दामोदर मौर्य कौन, पुराने लोग जानते, व्यास ही जानते होंगे कि दामोदर मौर्य भी थे, गिरिधारी जी व्यास भी थे, हरिलाल शर्मा भी थे, मोहन सिंह भाटी भी थे, कौन नहीं थे आपके। सबसे मेरा बहुत घनिष्ठ रिश्ता रहा है। बी चौधरी इंटक के थे वहाँ, इंटक के लोगों से, राष्ट्रीय अध्यक्ष रेड्डी साहब से सबसे मेरे संबंध हैं, और मुझे इंटक का महत्व का एहसास है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इंटक का हमारे कांग्रेस के संविधान के अंदर भी उसका मेंशन है, कम बात नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी के संविधान के अंदर आपके इंटक का बाकायदा यूथ कांग्रेस, एनएचआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल के साथ में इंटक का नाम भी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इसलिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मेंबर है। इसलिए आपका रिश्ता जो है, मैं समझता हूँ कि रिश्ता वही है जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ हमारा है। थोड़ा सा टेक्निकल है कि आप सर्विस के अंदर है, बस इतना ही है। इससे मुझे खुशी है कि आज आप इतनी मैदान में आप नया भवन बनाया, उसके लिए तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। इस माहौल के अंदर, जो माहौल आप देख तो देश में क्या बना हुआ है, उसके माहौल में आपने अपना झंडा बुलंद करने के लिए नवीनीकरण कर लिया भवन में 40 लाख की लागत से लगभग। ये आपके पदाधिकारियों को, बजरंगलाल जी को, पदाधिकारी जितने आपके, उन सबको मैं और आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ नए भवन का शुभारंभ होना, नए भवन में जाके बैठना, प्रशासनिक दृष्टिकोण से काम करना, एक नया माहौल बनाएगा पूरे इंटक के अंदर। तो आप लोग आने वाले वक्त के अंदर और मजबूती प्रांतीय विद्युत मंडल मजदूर फेडरेशन जो है उसके माध्यम से आप लोग काम कर पाएंगे। मजदूरों को लेके आप देखते मेरी, आप इसलिए सुनते होंगे राजस्थान भर में मैं भी जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ मोदी जी को कि आप एक कानून पास करो, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। मैं क्यों कहता हूँ, कोई जमाने में ना लगा था 1 मई को मजदूरों, दुनिया के मजदूर ही बुलाओ, तो खाली इंटक कोई आपके विभाग का सीमित नहीं है। आपका रिश्ता जो है, जितने मजदूर साथी आपके हैं, चाहे अभी गिना रहे थे श्रीमाली जी, किसी से हो, मजदूर मजदूरी है, मजदूर मजदूरी है। और
उनकी सोशल सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है। दुनिया के मुल्कों में होती है, खाली मजदूर की नहीं बल्कि जो गरीब है, नीडी है, चाहे वो ठेले वाला है, रेडी वाला है, पटरी वाला है। अभी कोरोना आ गया था, आप सबको बहुत शुक्रिया कि आप सबने कोई कसर नहीं छोड़ी एक दूसरे की इमदाद करने के लिए। मैंने कहा पूरे विश्वव्यापी जो ये महामारी आ गई है, इसमें हम सब मिलकर कैसे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर एक दूसरे की सेवा करते थे। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। तो मुझे कहने घर है, मैंने तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से बातचीत करी, तमाम विधायकों से मैंने खुद वीसी करी, 200 विधायकों से, और तमाम लोगों का आह्वान किया मैंने, प्रदेशवासियों को, धर्मगुरुओं को भी, सभी संगठनों को भी। ऐसे वक्त में हम सब एकजुट होकर के कैसे इस चुनौती को स्वीकार करें। और मुझे खुशी है कि राजस्थान प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा, दवाएं फ्री रही, इलाज फ्री रहे, अच्छा इलाज हुआ। कई लोग तो बाहर जाके इलाज लगा, और भीलवाड़ा मॉडल बन गया शुरू के अंदर। तो भीलवाड़ा मॉडल तो WHO तक पहुंच गया, पूरे देश में पहुंच गया, दुनिया में पहुंच गया। तो राजस्थान ने जिस प्रकार से कोरोना के अंदर काम किया, उसको भी लोग याद करते हैं। पर मैं कहना जो चाह रहा था आपको कि हमारे जो साथी हैं, समय आ गया है धीरे धीरे OPS लागू मैंने करी मानवीय दृष्टिकोण से। उसको लेकर बहुत लोगों ने विरोध किया कि संपादक आ रहे हैं, आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे, बैचशीट पड़ी है, पूरे राष्ट्र की बैचशीट पड़ी है OPS को लेकर के। 4-5 राज्यों में लागू हो गया है, हिमाचल के अंदर भी, छत्तीसगढ़ में भी, पंजाब भी कर चुका है, और कई राज्य आगे बढ़ रहे हैं। अब उसमें कई इकोनॉमिस्ट खिलाफत भी कर रहे हैं, उसकी बहुत भयंकर खिलाफत कर रहे हैं। और मैं उनको समझाता हूँ कि 70 साल तक देश आजादी के बाद में OPS रहते हुए अगर प्रगति कर ली, तब NPS जो है वो इनसिक्योरिटी फील करवाती है कर्मचारी को। 35 साल की नौकरी कोई करे जिंदगी की, और उनको लगे पता नहीं बुढ़ापे के अंदर मेरे को NPS के माध्यम का मतलब म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट, वो शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, उसके आधार पर हमारी पेंशन फिक्स होगी। इनसिक्योरिटी है, और OPS सिक्योरिटी पेंशन, सिक्योर पेंशन, सबको मालूम है पेंशन मिलेगी। इसलिए हमने उसको लागू किया। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो है वो विरोध आज भी कर रहे हैं। अब कई इकोनॉमिस्ट उसकी एप्रिशिएट भी करने लगे। मैं जो आर्टिकल पढ़ा, तो मेरा मानना है कि मानवीय दृष्टिकोण से वित्तीय प्रबंधन करें हम लोग, पर जो कर्मचारी वर्ग है उसका अपना एक अलग महत्व है। उस महत्व को हमें समझना चाहिए और उनको विश्वास दिलाना चाहिए कि आप निश्चित रहें, पेंशन का वक्त आएगा तो आपको पूरी पेंशन मिलेगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आपका इंडिया का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। महात्मा गांधी की भूमिका रही थी इसकी स्थापना के अंदर भी, महात्मा गांधी जुड़े हुए रहे बात के अंदर, और मजदूरों के अनशन में महात्मा गांधी ने अनशन किया मजदूरों के लिए 2018 के अंदर। तो इस प्रकार से आजादी के आंदोलन के अंदर भी, हालांकि इंडिया को बनी थी 47 ईयर्स पहले बनी थी, 3 मई को बनी। 3 मई का मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे आप एक ही हो। मेरा जन्म दिवस जो है कागजों के अंदर, अब असली तो भगवान जाने कितना है, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि 10वीं पास करते हैं तो उस वक्त में अड़चन आती है तो ऊपर नीचे कर देते हैं, आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, आप कम करो, ज्यादा करो, जो भी है। पर 3 मई लोग मानते, दुनिया मानती है, तो 3 मई को इंटर, 3 मई को अशोक करो एक बार। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी शाही श्रम को प्रतिष्ठा देते थे, और इंटर का तो थीम वही है। इसलिए मैंने कहा आपको कि अभी एक नया गिग वर्कर आ गया, आपने सुना होगा, ये जो उबर और ओला, स्विमिंग, जोमेटो, ये नए नए डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर, ये गिग वर्कर्स कहलाते हैं। और ये इतनी बड़ी संख्या में हो गए दुनिया भर के अंदर, देश के अंदर।
उनका भी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, जब चाहे उनको निकाल देते मारे। तो राहुल गांधी जी आए थे अभी भारत जोड़ो यात्रा में, बाकायदा हर अलग अलग जो मजदूर यूनियन थे या संगठन थे, उन्होंने सबने अपनी अपनी बात कही। तो उसमें गिग वर्कर्स वाले भी आए। मैंने अनाउंसमेंट कर दिया है गिग वर्कर्स के लिए अलग एक्ट बनेगा राजस्थान में, और वेलफेयर बोर्ड मैंने बना दिया है, 200 करोड़ रुपए रख दिए उनके लिए। तो जितने कैब जो आपके ड्राइवर्स हैं, डिलीवरी बॉय हैं, ये भी असंगठित क्षेत्र है, और आप असंगठित क्षेत्र को संगठित करने में आपकी महारत हासिल है, जो यहाँ बैठे हुए हमारे साथ भी है, क्योंकि आप इंटेक के लोग हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना फैलाव करें इंटेक का। अब कैसे मान लीजिए कोरोना आ गया था, तो सब कुछ किया हम लोगों ने, पर फिर भी ऐसे लोग होते हैं जो रात को रैन बसेरे में सोते हैं, एक वर्ग ऐसा है। ऐसे लोग हैं जो रात को स्टेशन में सो जाते हैं, या ठेले वाले थे। अब जब लॉकडाउन में सब बंद हो गए हम लोग, तो ठेला कैसे चलेगा, दुकान में ठेला में सामान कैसे जाएगा कौन, तो बंद पड़ा हुआ है। तो मैंने कलेक्टरों क्या करके इनको ढूंढवाया सबको, करीब 32-33 लाख लोग। 5 किस्तों मैंने, एक बार 1500 रुपये और 4 बार 1-1 हज़ार रुपये में भेजेंगे घरों के लिए। कलाकार थे, उनकी कला कौन सुने, सब घरों बंद थे, उनको मैंने 5 हज़ार रुपये एक साथ भेजवाया कलाकारों को पूरे प्रदेश के अंदर। तो ढूंढ ढूंढ के मैंने सेवा करी उन लोगों की जिनको तकलीफ हो सकती थी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो मांगा मुझसे अभी ठीक का राज जी ने, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, और मैं नहीं करूँगा। ये बैठे हमारे प्रताप सिंह जी और हमारे गुरदासा जी, हमारे भाटी जी को पूछो, हर एमएलए का तुम्हारी जनता जो मांगे तुमसे, कॉलेज मांगे, अस्पताल मांगे, पीएचसी, सीएचसी, कोई मांगे, सड़क मांगे, स्कूल मांगे, कोई मांगे तो मना ही मत करो। आप तो मेरे पास लाओ, और जो आप कहोगे मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। इसलिए मैंने कहा तुम मांगते मांग थक जाओगे, मैं दे नहीं सकूंगा, पर बोले नहीं मांगता, कुछ साथी जिला मांग लेंगे। पर मैंने उनकी मांगे पूरी, 19 जिले बना दिए राजस्थान के अंदर। 19 जिले इतिहास में हिंदुस्तान में कहीं नहीं बने होंगे एक साथ। और हमारे बेटे अध्यक्ष जी ये बड़े चालाक निकले, इन्होंने कहा नहीं मेरे को संभाग चाहिए, तो मैंने इनकी मांग पूरी की, सीधे को संभाग बना दिया। तो आप सोच सकते हो आदिवासी का संभाग बना है बांसवाड़ा, एक मारवाड़ का संभाग बना वहां पाली। कोशिश की प्रशासनिक इकाइयां बड़ी बने, तहसीलदार, उप तहसील, एसडीओ ऑफिस, एडीएम लगे, तो और प्रशासन करने में आसानी हो जाती है। तो बड़े बड़े जिले बन गए हैं, एक एसपी एक कलेक्टर होता है, वो पूरा जिले को संभालने में तकलीफ आती है। सोच समझ के आज हमारे यहाँ 33 की बजाय 25 जिले हो जाएंगे। 25 आपको 25 नहीं, 33 से 50 जिले हो जाएंगे, 50 जिले हो जाएंगे आपको। अब आपको इंडिया की 50 जगह इकाइयां बनानी पड़ेगी, आपको भी जिले वाइज बनानी पड़ेगी। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, अभी मैं होमगार्ड के प्रोग्राम में गया, वहाँ पर होमगार्ड वाला ध्यान तो तकलीफ आते हैं, और काम बार बार मांगते, रिन्यू करना पड़ता 5 साल के अंदर उनको अपना, उसमें उनको शिकायत भी रहती थी। तो उन्हें मांगते कि 5 साल का 7 साल कर दो, 10 साल कर दो, और मैंने सीधा 5 साल 15 साल कर दिया उनको। बार बार उनको जाके इधर उधर फिरना नहीं पड़ेगा, बहुत तकलीफ आती है, मुझे मालूम उनको क्या तकलीफ आती है। मैं यहाँ नहीं कहूँ तो अच्छी बात है, तकलीफ बहुत आती है आदमी। आपके आरजीएसएस है कर्मचारियों के लिए, आरजीएसएस 25 लाख योजना से ज्यादा मजबूत योजना, शायद आपको तो भी नहीं मिली है, शायद नहीं मिली आप लोगों को। चलो कभी कभी वो भी आपके लिए आपका सपना पूरा होगा। पर बहुत शानदार योजना है। एक बिल बनवाओ, डॉक्टर के पास इलाज करना जाओ, फिर बिल बनवाओ, फिर जाके दो उसको साइन करने के लिए डॉक्टर साहब का,
रख दीजिए, अभी डॉक्टर साहब बिजी है, फिर आप तो ढूंढने जाओगे कब साइन हो गए कि नहीं, अभी साइन नहीं हो गए, फिर वापस जाओ और फिर पता नहीं पूरा पैरा मिलेगा, कौन सा पैरा कटेगा, दवाइयों का पता नहीं लगता था। आज ये ऐसी स्कीम है, क्यों मैं मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ केंद्र में, वहाँ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए CGSS उसी पैटर्न में मैंने बनाई है, जिससे कि आप जब जाओ इलाज प्राइवेट में, सरकार में जाओ, इलाज करो, दवाएं लो, सब फ्री, कोई कैशलेस स्कीम है, कैशलेस स्कीम। इस प्रकार से जो है मैं समझता हूँ कि जो आपने कहा वो हमने पूरा किया है। और एक और बहुत मार्मिक बात है जो आपको समझने वाली बात है, जो श्रमिक है, चिरंजीवी योजना में श्रमिक संबल योजना बनाई मैंने, इतना ध्यान हम रखें, अगर मान लो बीमार हो गया तो वो तो ठीक है, उनका इलाज फ्री हो रहा, सब ठीक है, पर मजदूर बीमार हो गया तो खाएगा क्या वो? तो हमने ये कहा उनके लिए, अगर कोई पंजीकृत श्रमिक जो है स्ट्रीट वेंडर बीमार होकर भर्ती हो गया तो इलाज तो फ्री हो गई होगा, साथ उसके साथ में न्यूनतम 7 दिन की मजदूरी जो है उसको सरकार देगी, जिससे कि 7 दिन तक वो तकलीफ नहीं पाएंगे। अब कई बातें हैं कि आपको नहीं मालूम है, सरकार की स्कीम बनती है ना, बहुत ही बारीकी से जाना पड़ता है। और मैं कैंप क्यों लगवा रहा हूँ, ये महंगे राज्य के विपक्ष के लोग कहते हैं क्यों लगवा रहे हो, घर पहुंच जाएगा, क्या पहुंच जाएगा? 70% मुश्किल से पहुंचता है कोई भी स्कीम। कितनी विज्ञापन दे दो, टीवी में विज्ञापन दे दो, मीटिंगों में भाषण दे दो, पहुंचता ही नहीं है। कोई अनपढ़ भी है, कोई लापरवाही कर देता, कुछ कर देता। दो लोग बच्चे मर गए अभी, एक बच्चे के परिवार का तो कार्ड बना हुआ था चिरंजीवी योजना का, 5 लाख मिल गए। उसी एक्सीडेंट में दूसरा बच्चा था, उसके परिवार ने कार्ड नहीं बनवाया, लापरवाही से उसको नहीं मिला। तो कहने का मतलब कि जो स्कीम है उसका पूरे लाभ सब तक पहुंचे। अब हमने कर दिया, जो रजिस्ट्री करवाएगा उसी को लाभ मिलेगा। अब कल मैंने 10 लाख जो है उनको डीबीटी की है, जिन्होंने सिलेंडर खरीद लिया है। अब बताइए आप, उनको कम से कम जो मैंने वादा किया है 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, वो वादा पूरा हो गया। अब जैसे जैसे रजिस्ट्री करवाओ और आप अपना पैसा उठाओ, उससे क्या होगा, एक दूसरे की मदद करें, तूने करवाया नहीं करवाया, तूने करवाया नहीं करवाया। तो ये स्कीम का लाभ पूरी प्रदेश की जनता के लिए है। अब चिरंजीवी योजना है, कोई आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की है, वो खाली एक वर्ग के लिए। SSCC जो यूपीए गवर्नमेंट ने बनाया था, सर्वे करवाया था, सोशो इकोनॉमिक सेंसस करवाई थी, उस तक सीमित है वो। हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो लोग थे उनके लिए सीमित थी। हमारी योजना पूरी पब्लिक के लिए, चाहे वो गरीब है, अमीर है, कोई है, प्रदेशवासी होना चाहिए। इतना बड़ा फर्क है, इसको समझना पड़ेगा हम लोगों को कि किस प्रकार से हम उसकी एक एक योजना का लाभ प्रदेशवासी उठाए। 10 स्कीमें महंगे राशि में चल रही है, एक से बढ़ के एक है, चाहे वो शहरी रोजगार योजना क्यों नहीं, नरेगा के तहत 125 दिन की हो, नरेगा को 125 दिन के लिए 100 दिन का बजाय 100 यूनिट बिजली। आप तो बिजली करके लोग बैठे, 100 यूनिट बिजली से 1 करोड़ 4 लाख लोगों का बिल जीरो आएगा राजस्थान में। 1 करोड़ 4 लाख वो आपको दुआएं देंगे, जो हमारे बिजली के लोग भाई लोग हैं, तो कोई विभाग ने हमें फ्री कर दिया है। 15-17 लाख 15-16 लाख किसानों का बिल जीरो आएगा 2000 यूनिट करने से। और 200 यूनिट वालों को हमने जो फिक्स चार्ज वगैरह खत्म कर दिए, उसके तो कहने ही क्या है। पूरे राजस्थान में ऐसा माहौल बन गया भाई कि चलो हमें राहत मिल रही है। तो कहने का मतलब कि सोच समझ के हम लोग 500 रुपये में सिलेंडर हो, चाहे वो पैकेट देने की बात हो। अब पैकेट जो है, अगर टेंडर ढंग से नहीं होगी, तो हमने कहा है कि अगर टेंडर नहीं हो तो आप डीबीटी कर दो, कुछ भी करो, पर प्रदेश में जो लोग दुखी हैं, महंगाई की मार झेल रहे हैं, हमारा प्रदेश कम से कम महंगाई के मार में कैसे राहत मिले, उसको कैसे बढ़त हो, ये नारा हमारा यही आजकल। इसलिए हमने बढ़ चढ़ करके एक एक चीज का ध्यान रखा है कि राजस्थान के पब्लिक को कैसे राहत मिले।
आज राजस्थान आपको मालूम है, राजस्थान देश में आर्थिक दृष्टिकोण से नंबर 2 पे आ गया है। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4%, राजस्थान 11.04%। तो हमें गर्व होना चाहिए, राजस्थान आगे बढ़ रहा है। इतनी हमारी स्कीमें शानदार है। इतनी 1 लाख किलोमीटर सड़कें बन रही राजस्थान के अंदर, 1 लाख किलोमीटर, 56,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी है और 40,000 किलोमीटर सड़कें बन रही है। चाहे वो विलेज की रोड हो, चाहे वो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो, चाहे मेगा हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, ये कोई कम नहीं है। सड़क बनना मतलब प्रगति की राह खोलना होता है। तो कहने का मतलब ये कि पानी की योजनाएं हो, जल जीवन मिशन हो, डीजे हो, बिजली की बात हो, सोलर की बात हो, रूफटॉप सोलर की बात कर रहे हैं हम लोग। शिक्षा का तो कहने क्या है, जो राजस्थान हुआ है, विश्वविद्यालय खुल गए, कॉलेज खुल गए, 3 कॉलेज तो हमने खोल दिया अभी 5 साल। मैंने आपको कहा 130 कॉलेज गर्ल्स की उसके अंदर, तो 500 लड़के जो होगी कॉलेज बना दिया जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, जो मांगा या नहीं मांगा, बिना मांगे भी मिल रहा है। कई बार कर्मचारी लोग हमारे इतनी मांगे उनकी भी छोटी मोटी रहती है। जब जाते हैं जिले में तो आते बड़े प्यार से, इतनी भीड़ आने लगे आजकल। क्यों आ रही भीड़? ये शुभ संकेत है। उनको विश्वास है हमारी सरकार पर, ये सरकार है तो हमारा काम होगा, इसलिए आ रही है। मैं बुरा नहीं मानता हूँ, ऐसी नई नई मांगे आ रही है मेरे सामने। मैं जोधपुर था, पटुपाली था, पहले मैं बाड़मेर था। ऐसी भी मांगे कर्मचारियों की, छोटे कर्मचारी, बड़े कर्मचारी, नौकरी की, या कोई पद नाम की, जैसे आपने पद नाम की बात करी है। आपका पद नाम तो 25,000 से बड़े कैडर के तकनीकी कर्मियों को ये मांग को ध्यान रखते हुए मैं घोषणा करता हूँ कि टेक्निकल हेल्पर प्रथम द्वितीय तृतीय के पदनाम को, उनकी तकनीकी योग्यता को देखते हुए, उनके सम्मान को ध्यान रखते हुए टेक्नीशियन प्रथम द्वितीय तृतीय किया जाता है। कहते हैं राष्ट्रीय मांगते हैं कि आप हम बताएं, आप करोगे तो आप ही कर पाओगे, ये कहते हैं वो लोग, कमेंट करते हैं पीछे से। तो मेरा मतलब कहना यही है, अब देखिए ठेका पड़ता, क्योंकि आप इंटर के लोग इसलिए बातें में बोल रहा हूँ। ये अस्पताल में जाते हैं, 55 साल की महिला मिलती है, 50 साल की मिलती है, और क्योंकि वो गरीब है, फराज है, बेचारे खाते पीते क्या होंगे, उनकी हेल्थ ऐसी है कोई 65 साल की हो। तो मैंने कहा बताओ ये क्या मांगा? नहीं साहब, हम तो यहाँ 25 साल काम कर रहे हैं, 20 साल कर रहे हैं, हमें तो कोई 4,000 मिलते हैं, 6,000 मिलते हैं, 7,000 मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? ठेका पड़ता है। ठेकेदार देता 15-20 हजार, उसको देता 7,000। हमने खत्म कर दिया ठेका पड़ता, कोई ठेका पड़ता नहीं मिला। अब जो है सरकार का कंपनी बनेगी, जैसे पूर्व सैनिकों के लिए बनाई को बनाई है, वो लगाती लोगों को, तो शोषण नहीं हो सकता। इनके लिए कंपनी अलग बनेगी, वो बाकायदा प्रॉपर वे में लेगी, जिससे कि बाद में वो संविदा का जो हमने अभी बनाया है नियम, संविदा को लेकर आपको मालूम है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो लोग हैं उनके लिए भी नियम बना दिए हैं, जिससे कि आने वाले वक्त में वो लोग परमानेंट होते जाए। फिर 1 लाख लोग है, वो लोग 1 लाख लोग उनका काम चल रहा है। तो धीरे धीरे मैं चाहता हूं कि जो मेरे पास फीडबैक आता है, प्री बजट में आता है, मजदूर संगठन बात करने आते हैं, उन सबको जो है हम लोग चाहते हैं कि कुछ देता है। आंगनवाड़ी वर्कर मुझसे मांगते हैं परमानेंट कर दो। मैं तो बहन जी पूरे देश के अंदर स्कीमें मैं परमानेंट नहीं कर सकता आपको, पर मैं बार बार पैसा बढ़ा रहा हूँ आपको। अभी मैंने बढ़ाया और अब परमानेंट क्या कर दिया मालूम आपको? सभी लोगों के 15% पैसा ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। आंगनवाड़ी वर्कर ये कर दिया, और मुझे रिटायरमेंट में कर दिया 2 से 3 लाख मिलेंगे आपको। रिटायरमेंट में आपको 2 से 3 लाख रुपए सरकार देगी आपको राशि के रूप में, वो कुछ भी समझ लीजिए इसको। इस प्रकार से हमने जो है उनका भी ख्याल रखा है, जो
ठेका पत्ता में काम करते हैं। संविदा कर्मियों के लिए आपके जो सरकारी कर्मचारी ने 2 बार डीपीसी कर दी, पता नहीं उसका लाभ आपको मिलता नहीं मिलता। पर कर्मचारी जो हमारे हैं साल में 2 बार डीपीसी, 2 साल का अनुभव कम कर दिया, 9, 18, 27 कर दिया लाभ देने, 10, 20, 30 के अगेंस्ट कर दिया। साधारण वेतन आयोग आपके बोर्ड में, निगमों में साधारण वेतन आयोग लागू कर दिया। संविदा कर्मचारियों के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स बनाए, वो जो मैं कह रहा था आपको वो हो गया। 11,000 में मृतक कर्मचारियों को हमने अनुकंपा नौकरी दी रहता है। और मुझे याद है 25 साल पहले मैं मुख्यमंत्री था, तब भी हमने ध्यान रखा मृतक कर्मचारियों परिवारजनों का ख्याल रखना सरकार का काम होना चाहिए। हमने ध्यान रखा उस वक्त जो आया उन सबको नौकरी दी गई। शीतलन करना पड़ा, कुछ छूट देकर के नौकरी दी गई उनको। मोदी जी ने अनाउंस किया था कोरोना के अंदर साहब जो मेडिकल के जो कर्मचारी हैं, डॉक्टर या नर्सेज, उनको 50 लाख दिए जाएंगे मर जाएंगे तो काम करते हुए ड्यूटी पर। मैंने क्या घोषणा करी आपको याद है? आप में किसी को याद है? हाथ खड़े करो। क्या घोषणा करी मैंने? 2 हाथ खड़े हुए या बैठो। अब बताइए यार, मैंने उसी वक्त घोषणा कर दी 2-3 दिन में राजस्थान में खाली मेडिकल का नहीं, कोई कर्मचारी होगा अगर डेथ होती ऑन ड्यूटी पे 50 लाख रुपए उसको मिलेंगे। और घोषणा नहीं करी है, 50 लाख 330 लोगों मिल चुका राजस्थान के अंदर। 50 लाख 303 लोगों मिल चुका है। 3 बच्चों पर पदोन्नति से वंचित होने के नियमों में गणना में शीतलन दी गई है, तो छोटे बड़े तो होते जाएंगे। कई घोषणाएं की है, बाकी तो घोषणा में क्या बताऊं, आप सब इंडिया के लोग हैं तो बहुत कुछ जो मैंने कहा आपको कि कोई कमी रखी नहीं है। पट्टे 8.5 लाख तो मिल चुके हैं राजस्थान में। पट्टे पहली बार 30-40 हजार लोग बैठे हैं। पट्टा लेना एक अलग ही बात होती है। 40 साल बैठा हुआ मकान बना के पट्टा नहीं उसके पास में, पट्टों को अभियान चला रहे, इतने लोग खुश हैं। कल में जोधपुर में था, वकील ले रहे फीस 25-20 हजार रुपये बिना मतलब की, 1 रुपया नहीं लगना चाहिए। 500 में पट्टा दे रहे हम लोग। बड़ी कोई कॉलोनी एडवांस है, 2-4 हजार होते होंगे उनको। और नगर निगमों की ड्यूटी है उनको फ्री पट्टा, जो जितनी लगे 500 है या 2000 है 4000 है, उस पर पट्टा दे। और वो बेचारे फॉर्म भरने का, इधर का उधर का, आप जानते हो। और मुझे मेरे मिलने वाले ने कहा कि 25,000 रुपये तो वकील फीस ले लेते हैं। तो ये है, जब जो हम लोग करना चाहते हैं उसको मैं समझता हूँ कि आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये कैंप लगाने का जो क्यों किया गया, और मुझे खुशी इस बात की है, हमारे दादा जी ने सबको निर्देश दिए, हमारे कार्यकर्ताओं को, वो सब लगे हुए हैं, एमएलए लगे हुए हैं, वो तो लगे हुए हैं। और साथ में कर्मचारी जो काम कर रहा है, मैं डाल के साथ कह सकता हूँ, मैंने कई कैंप देखे हैं जिंदगी के अंदर, कई बार कैंपेन चलाए हैं। इस बार आपका ओपीएस लागू होने के बाद में, आरजीएसएस होने के बाद में, और जो माहौल बना राजस्थान के अंदर, उसके बाद में जो काम कर्मचारी कर रहे हैं, बुला बुला के सेवा कर रहे हैं गरीबों की, कोई सोच नहीं सकता। बधाई की बात है हम लोग। इसलिए यही बात करता हुआ मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं आपके बीच में आते। मैंने मना कर दिया था, मना कर दिया भाई छोड़ो, मुझे हमारे अध्यक्ष जी पहुँच गए। अध्यक्ष जी अपनी बात कह देंगे वहाँ पर, अध्यक्ष ही होता है। पर वो हमारे मंत्री का फोन आ गया कि आना पड़ेगा, सबकी इच्छा है। सीपीएफ वाला कर दो साहब, वो जो उसका पैसा जमा हो रहा है, उसमें इंटरेस्ट लग रहा है। उसके अंदर की बात सुनिए, मैंने एक बात पता किया है, मैं चाहता हूँ फाइनेंस से पक्का काम करूँ। देखो बात सुनिए, मैंने पता किया है कि आपका जो है ये कुछ तो गलतफहमी आपको है, जो मूल अंश है उसका जमा का, उसकी बात की जा रही है मांगने की, नंबर 1। और दूसरा जो ब्याज की बात की जा रही है, जैसे कोई चक्रवृद्धि ब्याज, ऐसा कोई ब्याज नहीं लग रहा है। मूल अंशदान था है जो है, और साधारण ब्याज 12%, उसको लौटाने की बात है।
और मैं आपको ये जो एक गलती पैदा हुई साहब की आप उसका चक्रवृद्धि ब्याज ले रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैंने फाइनेंस वालों को कह दिया कि आप पूरा एग्जाम नहीं करो, हम मैक्सिमम क्या मदद कर सकते हैं वो मदद करने का प्रयास करेंगे। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, दिमाग रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। सभी माननीय अतिथियों को मोमेंटो भेंट किए जाएंगे। सभी माननीय अतिथियों को